चलिए, गुड इवनिंग। आ जाइए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। शांत हो जाइए, तो अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आ जाइए। सबसे पहले पिछले क्लास में पढ़े हुए चीजों का रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसको सीट नहीं मिल रहा है, डेली अवे नहीं करता, इसको सीट कहाँ से मिलेगा? है डेली क्लास आते हैं आप, जो आपको सीट मिलेगा। भीड़ तो इससे भी ज्यादा था पहले, अब तो भीड़ छटबे किया है, तब पर भी आपको सीट नहीं मिल रहा है। ठीक है, जाइए बैग लेके टहलिए किधरों, जाइए ऊपर चले जाइए। ऊपर में बहुत सीट है, ऊपर में बहुत तेज सीट है। ऊपर में चल रहा है ना जी? है, ऊपर में चल रहा है। आपको कुछ पता है? आए क्या बात हुआ है? चल रहा है? हाँ, शांत हो जाइए। अब आ जाइए, सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। रिवीजन करके आए हैं ना? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूची, ऊंचाई 400, किस नदी पर? बराही। कौन नदी पर? बड़ा है। कौन राज्य में? विश्व का सब कौन? एंजिल। कौन? ऊंचाई 979। किस नदी पर? कोरोनी। कौन नदी पर? किस देश में? वेने। न्यागरा जलप्रपात किस नदी पर? सेंट। किस देश में? अमेरिका। भारत का न्यागरा किसे कहा जाता? चित्र। किस राज्य में? किस राज्य में? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर? है? इंदिरा। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी? स्वर्ण। किस राज्य में? झारखंड ना। महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर? सड़ा। किस राज्य में? डुडुमा। मुचकुंड नदी। डुडुमा कौन राज्य में? ओडिशा। ओडिशा। धुआंधार नर्मदा ना। किस राज्य में? मध्य। चुलिया चंबल ना। किस राज्य में? राज जोन्हा जलप्रपात झारखंड में है। रारू नहीं गौतम, हाँ रारू, रारू, हाँ रारू। गौतम धारा या फिर जोन्हा, दोनों एक ही बात न, दोनों एक ही बात न है। तो जोन्हा जलप्रपात कौन नदी पर? रारू ना। कौन राज्य में? झारखंड में ना। शिव समुद्रम कावेरी नदी ना। किस राज्य में? कर्नाटक ना। एस्मा कुंड जलप्रपात किस नदी? काओ नदी। काओ नदी ना। काओ नदी ना। बिहार में ना। बिहार में ना। बिहार के सासाराम में। ककोलत। आए किस जिले में? नवादा। कौन नदी? करामान शाह नदी। तमासीन जलप्रपात। तमासीन मानहे न। तमासीन कहां पर? बिहार और झारखंड के। दूध सागर। मांडवी नदी। दूध सागर मांडवी नदी गोवा। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय। भारत का विस्तार किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलता? उष्ण और शीतोष्ण। उष्ण और मानव के निवास हेतु सर्वाधिक उचित क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम। अरबी भाषा के, इसका अर्थ क्या होता है? ऋतु ना। किसी निश्चित क्षेत्र के पल पल या कुछ समय के बदलते वायुमंडलीय दशा क्या कहते हैं? मौसम ना।
किसी निश्चित क्षेत्र की लंबी अवधि के वायुमंडलीय दशा क्या कहते हैं? जलवायु ना। चलिए अब देखिएगा, जहां तक हम लोग चीजों को समझ लिए हैं वहां से आगे जो है समझेंगे, और इसके बाद जो है आपको बीच में छुट्टी था, ईद का छुट्टी था, आपको बृहस्पतिवार के बाद क्लास नहीं हुआ है ना? शुक्रवार को आए थे, शुक्रवार को लेकिन क्लास नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया था शुक्रवार को, जिस वजह से क्लास नहीं हो पाया। तो ईद का छुट्टी ही मान करके आप चलिए। अब आगे आते हैं, कंटिन्यू हो जाते हैं। तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे, हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वह चैप्टर है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु नामक चैप्टर को जो हम लोग पढ़ रहे थे, भारत की जलवायु। अब इसको जो है आगे कंटिन्यू करते हैं, भारत की जलवायु नामक चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत में यूं तो कई सारे मौसम होते हैं। अगर आप हिंदी साहित्यकारों को पढ़ेंगे तो उनके अनुसार तो कुछ साहित्यकार 6 मौसम लिखते हैं, कुछ साहित्यकार 8 मौसम तक लिखते हैं। लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत में मौसम 4 प्रकार का होता है। भारत में मौसम काहे, सुनिए ना, बात सुनिए ना, काहे इसे करते हैं, ठीक है? वो सबको रखिए ना, समझिए ना, ठीक है? वो सबको खोद खाद करने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो अगर हम लोग भूगोल के दृष्टिकोण से देखें तो भूगोल के दृष्टिकोण से जो है मौसम 4 प्रकार का होता है। और भूगोल के दृष्टिकोण से मौसम यानी ऋतु, मौसम यानी ऋतु, अंग्रेजी में सीजन, 4 प्रकार के मौसम होते हैं। और जो 4 प्रकार का मौसम होता है उसमें एक होता है आपको वर्षा ऋतु, उसमें एक होता है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु होता है 15 जून से 15 सितंबर, 15 जून से 15 सितंबर वर्षा ऋतु होता है। वर्षा ऋतु के बाद दूसरा होता है शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर। और इसके बाद आगे होता है शीत ऋतु, और जो शीत ऋतु होता है 16 दिसंबर से 15 मार्च। और फिर इसके बाद आगे होता है ग्रीष्म ऋतु। आगे क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। और जो ग्रीष्म ऋतु होता है ये 16 मार्च से 15 जून, 16 मार्च से 15 जून। सामान्यतया ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से ये मौसम 4 है, और सामान्यतया 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु, 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक शरद ऋतु, 16 दिसंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु, 16 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु। सामान्यतया यही होता है। लेकिन कभी गर्मी के मौसम में भी बारिश होता है, कभी ठंड के मौसम में भी बारिश होता है, तो उसको बेमौसम बारिश कहा जाता है। अलग बात है, खैर उससे कोई लेना देना है नहीं हम लोगों को। तो जो वर्षा ऋतु में वर्षा होता है, देखिए वर्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जानते हैं भारत में वर्षा नहीं होगा, भारत में वर्षा अगर नहीं होगा तो भारत में कृषि उत्पादन अच्छा नहीं हो पाएगा, भारत में कृषि उत्पादन अच्छा नहीं हो पाएगा। और
वर्षा का होना जरूरी है, वर्षा का होना जरूरी है। और भारत में जो वर्षा होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से। भारत में अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा वर्षा तो भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा है, भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा है, सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। देखिए एक बात तो आगे जो है थोड़ा सा पवन भी हम आपको यहां पर बताएंगे। पवन, पवन के विषय में आगे के क्लास में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पवन यहां पर चर्चा करेंगे तो फिर यहां पर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगले क्लास में पवन के विषय में चर्चा कर देंगे। सिर्फ यहां पर इतना बात जानिए कि पवन जो है ना हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है, या ये भी छोड़िए, आप सीधा सोचिए पवन बहती है, पवन बहती है, बस समझ गए। एकदम पूरा हंस रहे हैं, क्या बात है, एकदम लगता है पहला क्लास है। नहीं पहले आते थे, कभी नजर नहीं पड़ा था जी आप पे मेरा। चलिए एकदम बच्ची है। इंटर हो गया, हो गया। ग्रेजुएशन कौन पार्ट में है? पार्ट 1 में है। ओ अच्छा, चलिए आइएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात को समझिए, एक बात को समझिएगा गौर से। मानसूनी पवन, मानसूनी पवन, देखिए वर्षा के होने में मानसूनी पवन का बहुत बड़ा योगदान होता है। वर्षा के होने में जो वर्षा होता है उसमें मानसूनी पवन का बहुत बड़ा योगदान होता है। मानसूनी पवन किसे कहा जाता है आगे पवन समझाएंगे तो वहां विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन यहां पर जो है थोड़ा सा आप चीजों को समझिएगा। मानसूनी पवन, मानसूनी पवन की हम लोग बात करें तो मानसूनी पवन उस पवन को कहा जाता है जो ऋतु के परिवर्तित होने से अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। वैसी पवन जो ऋतु के परिवर्तित होने से, ऋतु के बदलने से, मौसम के बदलने से अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, उसी को मानसूनी पवन कहा जाता है। वैसी पवन जो ऋतु के परिवर्तित होने से अपने मार्ग या अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसी को मानसूनी पवन कहा जाता है। और अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में सामान्यतया 2 प्रकार की मानसूनी पवन चलती है। भारत में कई सारी पवनें चलती है, लेकिन मानसूनी पवन की अगर हम लोग बात करें तो सामान्यतया भारत में 2 प्रकार की मानसूनी पवन चलती है। और भारत में जो 2 प्रकार की मानसूनी पवन चलती है उसमें एक आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, और एक उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। एक आपको उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। तो एक बार फिर से इस बात को हम बता रहे हैं, सुनिएगा। मानसूनी पवन, वर्षा कराने में मानसूनी पवन का अहम रोल होता है। मानसूनी पवन सामान्यतया उस पवन को कहा जाता है जो ऋतु परिवर्तित होने से अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। और भारत में 2 प्रकार का मानसूनी पवन होता है, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन और दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। भारत में जो ये 2 प्रकार की मानसूनी पवन होती है, इस 2 प्रकार के मानसूनी पवन में जो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, हमने आपको यहां पर लिखा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होता है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। अगर वहीं हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की बात करें
तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से ना के बराबर वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से ना के बराबर वर्षा होती है। मुंह पर से हाथ हटाइए ना, सुनिए समझिए ना। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से ना के बराबर वर्षा होती है, ना के बराबर, या होती भी है तो बहुत कम वर्षा होती है, होती भी है तो बहुत कम वर्षा होती है। ऐसा क्यों होता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से वर्षा होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से वर्षा होता है, और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से वर्षा क्यों नहीं होता है? उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से वर्षा क्यों नहीं होता है? इस बात को हम लोगों को समझना है। देखिए, इसके लिए आपको भारत के मानचित्र पर आना होगा, और भारत के मानचित्र पर जो है डायरेक्शन को आपको सबसे पहले समझना होगा। डायरेक्शन यानी दिशा, दिशा को समझना होगा। ऐसे आप सभी लोग दिशा समझते होंगे, दिशा जानते होंगे। तो यहां पर एक सेकेंड में जो है हम लोग दिशा को जान लेते हैं। ये कौन सा भाग है? हो उत्तर ना हो, उत्तर है। ये कौन सा भाग? दक्षिण ना, दक्षिण। ये कौन सा भाग? पूरब ना, और ये पश्चिम ना। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताइए एक बात बताइए, अगर मान लिया जाए ये उत्तर है, ये पूरब है, इस बीच में आइएगा तो ये क्या हो? आए उत्तर पूरब होगा ना जी, उत्तर पूरब होगा। ये क्या होगा? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। उसी प्रकार से ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, इस बीच में आएंगे तो क्या? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम होगा जी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अब समझिएगा, भारत उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम स्पष्ट हो गया। इधर उत्तर पूरब है, यह भी स्पष्ट हो गया। इधर दक्षिण पश्चिम है, यह भी स्पष्ट हो गया। देखिए, आपको भारत के जब आप दक्षिण में आएंगे, भारत के जब आप दक्षिण में आएंगे तो भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। कौन महासागर है? कौन महासागर है? हिंद महासागर, हिंद महासागर है। और जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर से एक मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। इस हिंद महासागर से एक मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, और इस हिंद महासागर से जो मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, वह आपको वही मानसूनी पवन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन कहलाती है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इधर आइएगा तो बंगाल की खाड़ी है, इधर आइएगा अरब सागर, और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के दो संतान माने जाते हैं। जो हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर के ही दो संतान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर माना जाता है। ये कोई अलग नहीं है, ये जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, ये कोई अलग नहीं है, बल्कि हिंद महासागर का ही एक पार्ट है, हिंद महासागर का ही एक भाग है। हिंद महासागर के दो संतान माने जाते हैं। तो सीधा दक्षिण में आ जाएंगे या फिर दक्षिण पश्चिम में इस एरिया में भी आएंगे तो इधर भी तो हिंद महासागर ही है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भी तो इधर भी तो हिंद महासागर ही है। तो जो हिंद महासागर है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में या भारत के दक्षिणी भाग में जो हिंद महासागर है, यहां से एक मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। यहां से एक मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, और यहां से जिस मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, जिस वजह से इसको नाम ही दे दिया गया है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, जिस वजह से इसको नाम क्या दे दिया गया है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है हिंद महासागर से। कहां से होती है? हिंद और हिंद महासागर एक जलीय भाग है, हां या ना? जलीय भाग है ना जी? हाँ, हिंद महासागर एक जलीय भाग है। आप स्वयं इस बात को सोचिए, हिंद महासागर एक जलीय भाग है। यहां से अगर किसी भी पवन की उत्पत्ति होगी, यहां से अगर किसी भी पवन की उत्पत्ति होगी, तो उस पवन में पानी की मात्रा होगी कि नहीं होगी? एकदम होगी, जरूर होगी।
क्योंकि जलीय भाग से उत्पत्ति हो रही है, जलीय भाग से उत्पत्ति हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है पानी की मात्रा होगी। तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से हिंद महासागर से एक पवन की उत्पत्ति होती है जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन कहते हैं। हिंद महासागर से इसकी उत्पत्ति होने के कारण इसमें नमी की मात्रा काफी अधिक होती है। इसमें नमी की मात्रा क्या होती है? काफी अधिक होती है। और यह पवन आगे इस प्रकार से बहती है, आगे इस प्रकार से बहती है, और आगे इस प्रकार से बहते हुए यह पवन आगे बढ़ती है। आगे इस प्रकार से बहते हुए यह पवन आगे बढ़ती है। तो यह जो पवन है आगे बढ़ती है, और यह पवन, इस पवन के विषय में कहा जाता है कि यह पवन सबसे पहले पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकराती है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकराती है। इधर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है ना जी, नहीं जानते आप लोग? एकदम हम आपको बताए हुए हैं, गुजरात से लेकर इधर तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। यह पवन सबसे पहले पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकराती है, और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकराने के बाद पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में वर्षा कराती है। फिर यह पवन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और इस दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से लगभग भारत के लगभग भागों में वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से भारत के लगभग भागों में वर्षा होती है। जैसे बिहार हो, अपना बिहार में भी वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ही होता है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, ये सभी क्षेत्रों में वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। अब जो यह दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है, इसकी उत्पत्ति होती है जून के प्रथम सप्ताह में। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति कब होती है? जून के प्रथम सप्ताह में। जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में इसकी उत्पत्ति होती है। तो यह जो मौसम होता है, यह गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु में होता है, जिस कारण इस पवन को ग्रीष्मकालीन पवन भी कहा जाता है, जिस कारण इस पवन को ग्रीष्मकालीन पवन भी कहा जाता है। और आप स्वयं देख सकते हैं कि इस पवन की दिशा किधर है। यह दक्षिण पश्चिम का इलाका है और यह उत्तर पूर्व का इलाका है। यह दक्षिण पश्चिम का इलाका है और यह उत्तर पूर्व का इलाका है। तो यह जो पवन है यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। हां या ना? हाँ, यहां से इस प्रकार से आगे इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की जो दिशा है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर। और हमने आपको क्या बताया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में होती है, अर्थात यह ग्रीष्मकालीन पवन हुई, ग्रीष्मकालीन पवन हुई। तो आपसे जो है क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो आपसे पूछा गया है ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर है। ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर है, तो हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन। ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी। तो इसकी जो दिशा है वह भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से उत्तर, दक्षिणी पश्चिमी भाग से उत्तर, दक्षिणी पश्चिमी भाग से उत्तर। इतना बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए, तो ये बात है। अब देखिएगा, अब आगे क्या होता है समझिएगा। आगे जो है भारत में सर्वप्रथम यह मानसूनी पवन केरल के तट से टकराती है। केरल, कौन राज्य के तट से? केरल। केरल राज्य के तट से टकराती है, केरल राज्य के तट से टकराती है। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कराने वाली जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है वह सबसे पहले केरल राज्य के तट से टकराती है। तो केरल राज्य के तट से जब यह पवन सबसे पहले टकराती है तो सबसे पहले वर्षा कहां होगा? केरल में। टकराती है केरल से तो वर्षा भी सबसे पहले केरल में ना होगा? आए तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन या भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले, आपसे पूछा जाता है ये प्रश्न, भारत में मानसून का आगमन, मानसून का आगमन यानी भारत में वर्षा का होना। देखिए, मानसून का आगमन का मतलब समझना भारत में वर्षा का होना।
तो भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन केरल राज्य में होता है, अर्थात भारत में सबसे पहले वर्षा होना प्रारंभ होता है केरल राज्य। कहां पर? कहां पर? और देखिए, जब वर्षा होता है तो आप याद कीजिए, बादल गरजता है, हां या ना? बिजली तड़कता है, आए? हां, समझ गए। और इसके बाद कभी कभी तो जो है अंधेरा छा जाता है, घनघोर बारिश होता है कि नहीं होता है? तो मानसून का जो आगमन होता है, मानसून का जो आगमन होता है, इसके लिए भूगोल में, ज्योग्राफी में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, मानसून प्रस्फोट, मानसून ब्रस्ट, मानसून ब्रस्ट, मानसून प्रस्फोट, मानसून प्रस्फोट यानी मानसून ब्रस्ट। अंग्रेजी में मानसून ब्रस्ट, MONSOON, मानसून BRUST, ब्रस्ट। हिंदी में मानसून प्रस्फोट, मानसून प्रस्फोट यानी मानसून का आगमन होना, मानसून प्रस्फोट, मानसून का आगमन होना, मानसून का आगमन होना, मानसून प्रस्फोट। मानसून ब्रस्ट या मानसून प्रस्फोट इसको इसलिए कहा गया है कि जब मानसून का आगमन होता है तो गरज तरज के साथ, जब मानसून का आगमन होता है तो गरज तरज के साथ जो है पूरा बारिश होता है, बारिश होता है। और आप इस बात को ऐसे समझिए, जैसे आप सुबह में देखिए, काहे कहा जाता है कि सुबह सवेरे उठ के पढ़ना चाहिए? क्यों कहा जाता है जानते हैं? कभी सोचे हैं? देखिए, रात को हम लोग, अरे वो मौसम शांत फांत, उसको छोड़िए, ठीक है, वो सब छोड़िए, सीधा इसको अपने तरीका से सोचिए। देखिए, रात को आपका जो भी डाइट होता है, जो भी भोजन होता है, आप खा करके आराम से सोते हैं। पूरी रात आप एकदम आराम करते हैं, आपका पूरा बॉडी रिलैक्स रहता है। दूसरी बात, आपका माइंड जो है पूरा, माइंड का भी रेस्ट में होना जरूरी होता है, ठीक है, माइंड पूरा रिलैक्स रहता है, माइंड में कोई कचरा सुबह सुबह नहीं रहता है। देखिए, होता है कि सुबह से शाम जाते जाते आप अपने माइंड में बहुत कचरा भर लेते हैं, मोबाइल चलाकर, घूम करके, चाय दुकान पर जाकर, इधर उधर जाकर दिमाग में कचरा भर लेते हैं। लेकिन सुबह को जब आप उठते हैं तो उस समय तो माइंड पूरा एकदम फ्री रहता है, पूरा खाली रहता है, पूरा माइंड खाली रहता है। तो उस समय पढ़िएगा ना, वो चीज बड़ी लॉन्ग टाइम जाएगा। आप कुछ कीजिए नहीं कीजिए जीवन में, देखिए, हम कहते हैं आप मोबाइल 12 घंटा चलाइए, लेकिन सुबह में 5 घंटा उठ के पढ़ लीजिए। सुबह में उठिए, 5 घंटा पढ़ लीजिए दबा करके, भर दिन मोबाइल चलाते रहिए, कोई दिक्कत ना, समझ गए? लेकिन सुबह में 5 घंटा पढ़िए उठ करके, तब कुछ होगा, समझ गए? और मोबाइल तो आप लोग अलग कर नहीं सकते हैं। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्यों कहा जाता है सुबह में उठ करके पढ़ना चाहिए? ये बात समझ पा रहे हैं? देखिए, आप स्वयं इस बात को सोचिए, कोई मोबाइल है, उसमें पहले से बहुत ज्यादा डाटा है, उसमें नया डाटा दीजिएगा, हो सकता है हैंग कर जाए, मोबाइल करप्ट कर जाए। लेकिन अगर मान लिया जाए पूरा मोबाइल खाली है, उसमें डाटा भरिए जितना भरना है, कुछ होगा? तो इसलिए सुबह उठ करके पढ़ना चाहिए, ठीक है, सुबह उठ करके पढ़ना चाहिए। हम ये नहीं बोलते हैं 4 बजे उठ करके पढ़िए, 5 बजे उठ करके पढ़िए ना, आप जब भी उठते हैं, जब जागो तब सवेरा। आप 9 बजे उठे, सवेरा आपके लिए 9 बजे है, 9 बजे है, 9 बजे उठिए, 4-5 घंटा दबा करके पढ़िए, उसके बाद खाना पीना बनाइए, खाइए, मजा कीजिए, समझ गए? तो जब भी उठिए तब 4 से 5 घंटा उठ करके पढ़िए। आप आइएगा यहां पे, तो यहां पर जो है कुछ चीजों को समझिएगा आगे। इसके बाद देखिए समझिएगा, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से टकराकर खूब वर्षा कराती है। और क्या होता है जानते हैं? ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, इस एरिया में खूब वर्षा होता है, लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर वर्षा होवे नहीं करता है। तो पश्चिमी घाट के इस भाग में खूब वर्षा होता है और पश्चिमी घाट के इस भाग में वर्षा होता ही नहीं है। इस एरिया को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृष्टि।
वृष्टि छाया प्रदेश। और एक बात और जो समझाने वाले थे वो समझा नहीं पाए हम आपको। देखिए जैसे सुबह उठे, आपके भीतर पूरा एनर्जी रहता है, रात को खा करके सोते हैं तो स्वाभाविक सी बात है पूरा का पूरा खाना जो है डाइजेस्ट होता है, पूरा एनर्जी आपके भीतर सिंचित रहता है, माइंड खाली रहता है। जैसे आप पढ़े 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, जैसे आप पढ़े, जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा आप पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी लेवल घटता जाएगा, एनर्जी लेवल घटता जाएगा, हाँ या ना। जैसे आप सुबह उठ करके पढ़िएगा तो एकदम घंटा 2 घंटा तक पूरा एनर्जी रहेगा, और उसके बाद जो है धीरे धीरे एनर्जी लेवल घटता जाएगा, तो फिर कुछ खा लीजिएगा, अच्छा चीज कुछ खा लीजिएगा, सेब खा लिए, अंगूर खा लिए, इस प्रकार का चीज खा लिए, तो हो सकता है एनर्जी लेवल फिर से आपका आ जाए। दाल जो है ये करके पी लिए, दाल बना करके जो है उसका रस पी लिए, समझ गए, उसका जो भी है, ठीक है, यानी दाल का पानी पी लिए, रस मतलब दाल का पानी, अरे समझिए ना महाराज, ठीक है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल घटता जाएगा, हाँ या ना। यही बात होता है मानसूनी पवन में भी। मानसूनी पवन में क्या होता है जानते हैं? जैसे जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसकी नमी, इसमें जो नमी होती है, नमी की मात्रा घटती जाती है। नमी की मात्रा क्या होती है? घटती जाती, नमी की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है नमी की मात्रा घटती जाती है और वर्षा कम होने लगता है, वर्षा कम होने लगता है। अगर पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है तो आगे चलकर यहां पर 200 सेंटीमीटर वर्षा, फिर 150 सेंटीमीटर वर्षा, फिर 100 सेंटीमीटर वर्षा, फिर 75 सेंटीमीटर वर्षा, फिर 50 सेंटीमीटर वर्षा। तो जैसे जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे मानसूनी पवन में नमी की मात्रा घटती जाती है और वैसे वैसे वर्षा का मात्रा कम होता जाता है। वर्षा का मात्रा क्या होता है? कम होते जाता है। ये बात समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ये सब बात दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आप देखिए, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम आपको एक बात बताए थे, मानसूनी पवन उस पवन को कहा जाता है जो ऋतु परिवर्तित होने से अपने मार्ग में परिवर्तन। अब देखिएगा क्या होता है, देखिएगा ये मानसूनी पवन आगे जाकर के हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में इधर हिमालय पर्वत है, हाँ या ना? हिमालय पर्वत है ना जी, आए हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है। ये मानसूनी पवन आगे जाकर के हिमालय पर्वत से टकराती है, आगे जाकर के हिमालय पर्वत से टकराती है और टकरा करके फिर वर्षा कराती है भारत में। जानते हैं, अगर पश्चिमी घाट नहीं होता और अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये मानसूनी पवन सीधे आगे बढ़ जाती, सीधे आगे बढ़ जाती। और जब ये मानसूनी पवन सीधे आगे बढ़ जाती तो फिर भारत में वर्षा नहीं होता, भारत में वर्षा नहीं होता। और अगर भारत में वर्षा नहीं होता तो भारत कृषि प्रधान देश नहीं होता, भारत एक मरुस्थल के रूप में तब्दील हो जाता, भारत एक मरुस्थल के रूप में तब्दील हो जाता। भारत में इतनी अधिक आबादी आपको देखने को नहीं मिलता, भारत के लोग भूखे प्यासे मर जाते, तो आबादी कहां से देखने को मिलता? आबादी नहीं देखने को मिलता इतना। आज जितना आबादी आपको देखने को मिल रहा है, और एक आंकड़ा आया है उसमें तो बता रहा है कि भारत जो है 1 नंबर पे आने वाला है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया है तो इसमें खुशी की क्या बात, समझ गया? ऐसे ये पहले से इतना ज्यादा बेरोजगारी है, भूखमरी है, हर चीज है, ये तो 1 नंबर पे आना ये कोई खुशी की बात थोड़े है, ये कोई खुशी की बात नहीं है, समझ गए? सुनिए आप, अरे सुनिए ना भा महाराज, आप लोग समझते नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो आप स्वयं इस बात को सोचिए, अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या भारत में वर्षा होता? क्या भारत की जो आज स्थिति है ऐसी स्थिति होती? भारत रेगिस्तानी इलाका में तब्दील हो जाता। कौन इलाका में? तो क्या भारत की जलवायु आज जैसी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु,
क्या ऐसी भारत की जलवायु होती? नहीं। ऐसी भारत की जलवायु होती? नहीं, नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। दूसरी बात, अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र या साइबेरियाई क्षेत्र से आने वाली जो ठंडी पवन है, वो ठंडी पवन भारत में प्रवेश करती। हिमालय पर्वत उस ठंडी पवन को रोक लेती है। हिमालय पर्वत जानते हैं भारत के लिए सुरक्षा कवच है, भारत के लिए सुरक्षा कवच है, भारत के लिए वरदान साबित हुआ है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत के लिए वरदान साबित हुआ है, भारत का सुरक्षा कवच हिमालय पर्वत को कहा जाता है। एक तो हिमालय पर्वत के कारण ही भारत में वर्षा होता है, और दूसरी बात, हिमालय पर्वत ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र या साइबेरियाई क्षेत्र से आने वाली ठंडी पवनों को रोक लेती है और कड़ाके की ठंड से हम लोग को बचाती है। अगर ध्रुवीय पवन भारत में आ जाती, एक तो ऐसे भारत में नॉर्मल ठंडा पड़ता है, तो तब आप देखते होंगे कितना कम्बल वितरित होता है। अगर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती तो भारत में क्या होता कहना मुश्किल है, समझ गए? तो कुल मिलाकर के हम ये बात कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है। जो हिमालय पर्वत है वह भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है। आपसे यह बात पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन पर्वत भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है? तो इसका उत्तर होगा हिमालय पर्वत, क्योंकि हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण ही भारत में वर्षा होता है और भारत के लोग कड़ाके की ठंड से बच पाते। अब देखिए, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है, तो यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, ग्रीष्म ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है, तो यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिमालयी क्षेत्र से अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, हिमालयी क्षेत्र से अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, और यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन भारत के इस भाग से, यानी भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से इस प्रकार से बहने लगती है। इस प्रकार से बहने लगती है, इस प्रकार से बहने लगती है। तो ऋतु के परिवर्तन होते ही, मौसम के परिवर्तित होते ही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है और भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। किधर बहने लगती है? दक्षिण। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से किधर बहने लगती है? दक्षिण पश्चिम। और ये जो मानसूनी पवन होता है, इस मानसूनी पवन को लौटता हुआ मानसूनी पवन भी कहा जाता है। लौटता, क्या कहा जाता है? लौटता हुआ मानसूनी पवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौटता हुआ मानसूनी पवन भी कहा जाता है। तो लौटते हुए मानसूनी पवन या इस मानसूनी पवन की उत्पत्ति शरद ऋतु में होती है। कौन ऋतु में होती है? शरद ऋतु में होती है। तो इस उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन को उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या शरदकालीन मानसूनी पवन या लौटते हुए मानसूनी पवन या लौटते हुए मानसूनी पवन, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन, शरदकालीन मानसूनी पवन या लौटते हुए मानसूनी पवन, इसकी दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण, उत्तर पूरब से दक्षिण, उत्तर पूरब से दक्षिण। तो आपसे पूछा जाएगा शरदकालीन, आज तक पूछा गया ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन, ये तो आप पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आपसे आगे पूछा जाएगा कि शरदकालीन मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर है, तो आप क्या कहिएगा? उत्तर पूरब से दक्षिण, उत्तर पूरब से दक्षिण। ये बात समझ रहे हैं? अब एक बात बताइए,
भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से इस मानसूनी पवन की उत्पत्ति हुई है। इधर हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जलीय भाग है या स्थलीय भाग? स्थलीय भाग में। तो एक बात बताइए, इस उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की हवा में या पवन में क्या नमी होगी? नमी होगी। नमी समझते हैं ना? देखिए, किसी पानी की जो मात्रा हो, समझ रहे हैं ना, नमी की मात्रा होगी नहीं। और जब नमी की मात्रा नहीं होगी तो क्या यह मानसूनी पवन वर्षा कराएगी? मानसूनी पवन वर्षा कराएगी। तो इसलिए उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन वर्षा और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन वर्षा कराती, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा होती, क्योंकि उसकी उत्पत्ति हिंद महासागर से होती, इसलिए उसमें नमी की मात्रा होती। और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की उत्पत्ति हिमालयी क्षेत्र से होती है, यानी स्थलीय भाग से होती है, जिस कारण उसमें नमी की मात्रा नहीं होती, इसलिए वह वर्षा नहीं कराती। लेकिन आगे समझिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की कुछ शाखाएं, अब पवन है तो जरूरी थोड़े है कि इतना दूर में ही बहेगा, जरूरी तो नहीं है। वो तो इतना दूर में भी बह सकता है, इतना दूर में भी बह सकता है। समझ आए कि नहीं है जी? अब उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की कुछ शाखाएं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। देखिए, हम दिखा दिए। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की कुछ शाखाएं कहां प्रवेश करती है? बंगाल की खाड़ी। और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की जो कुछ शाखाएं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, जब वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा तो इसमें नमी की मात्रा आएगी या नहीं आएगी ना? नमी की मात्रा आएगी। तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की वह शाखा जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, जिसमें नमी की मात्रा आ जाती, जिसमें नमी की मात्रा आ जाती है। नमी की मात्रा आने के बाद उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। और यह जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन है, इससे मुख्य तौर पर वर्षा तमिलनाडु में ही होता है। तमिलनाडु में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से ही होता है। और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की वह शाखा जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, उसी से वर्षा होती है, उसी से वर्षा होती है। तो देखिए, यहां से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस मानसूनी पवन से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी। एक दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, तमिलनाडु के तट पर वर्षा जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से होता है, वो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन नमी कहां से प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की। क्लियर है ये बात? अब देखिएगा, अब आगे समझिएगा। जैसे एक बात हम आपको बताए थे, मानसून का आगमन, मानसून प्रस्फोट, मानसून, जैसे इसको ऐसे समझिए आप अपने स्तर पर। जैसे शादी है, अभी शादी का मौसम है, बहुत सारा कार्ड उड़ आ रहा है, तो हमको लगता है शादी का मौसम है। शादी अभी चल रहा है ना, काहे कि कार्ड उड़ तो आ रहा है। अब मई से अंदाज शुरू है, मई से ना शुरू है। हाँ, बहुत सारा कार्ड आया है। देखिए तो, लेकिन मेरा विद्यार्थी सब शादी ब्याह कर रहा है, बताइए, वेट नहीं किया मेरा। चलिए, जैसे मान लिया जाए कि शादी होता है, बारात द्वार लगा, यानी बारात का आगमन हुआ, फिर जो है दुल्हन विदाई हो रहा है, मतलब बारात का विदाई हो गया। हाँ या ना? तो बारात द्वार लगा मतलब बारात का आगमन हो गया, और दुल्हन विदाई हो रहा है मतलब प्रस्थान हो गया, बारात प्रस्थान हो गया। ठीक है, या विदाई हो गया, जो भी कहना है कह लीजिए। उसी प्रकार से मानसून का आगमन मानसून प्रस्फोट कहलाता है।
और मानसून जो वापस लौटता है इसको मानसून निवर्तन कहा जाता है। मानसून निवर्तन, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है अंग्रेजी में, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है, या हिंदी में मानसून निवर्तन कहा जाता है। तो मानसून का आगमन मानसून प्रस्फोट और मानसून का वापस लौटना यानी मानसून निवर्तन। मानसून निवर्तन, ये बात समझ में आ रहा है? हाय, मानसून का आगमन मतलब मानसून प्रस्फोट, मानसून का वापस लौटना मानसून। अच्छा, एक बात बताइए, अब जैसे बारात जब आता है तो कितना उत्पाद मचाता है? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक खूब उत्पाद मचाता है, लेकिन आधा घंटा मन शांत हो जाता है, फिर एकदम सब शांत हो जाता है। कोई इधर कोना में पड़ल है, कोई उधर कोना में पड़ल है। होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। फिर थोड़ा देर के बाद खाएगा, फिर एनर्जी आएगा, फिर उत्पाद मचाएगा, फिर थक जाएगा, फिर आराम करेगा कहीं पर, फिर सुबह में जाने वक्त एक बार उत्पाद मचा देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपने ये सब चीज फील किया है? हाँ, निश्चित तौर पर। अरे हम लोग का कल्चर है ये सब, तो हम लोग नहीं फील करेंगे तो कौन करेगा? अमेरिका के लोग आके फील करेगा। अब सुनिए, समझिए। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा अब इस चीज को भी फील कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि हमने आपको बताया है कि वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर। क्या आपने इस बात को फील किया है कि 15 जून को वर्षा शुरू होता है तो 15 सितंबर को जाके रुकता है? नहीं ना जी, कभी वर्षा होता है, कभी नहीं होता है, फिर हुआ, फिर नहीं हुआ, कभी कभी एक सप्ताह तक लगातार हो जाता है, कभी 15 दिन तक एकदम होबे नहीं करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बताइए। ऐसा तो नहीं होता है कि 15 जून को वर्षा शुरू हुआ, अब 15 सितंबर तक चला। ऐसा कभी हुआ है? कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। ऐसे होगा तो डूब जाएगा जी। अपना पटना तो हमको लगता है डूब जाएगा। अपना पटना में तो हमको लगता है 2 दिन बारिश हुआ था 2019 या 20 और में 20 में 19 में हमको लगता है 2 दिन के बारिश में पूरा डूब गया था, पूरा डूब गया था। समझे? तो समझिए, तो वर्षा ऋतु में भी हमेशा वर्षा नहीं होता है, और वर्षा ऋतु में भी हमेशा वर्षा नहीं होता है, इसलिए वर्षा किसी भी मौसम में हो जाता है। समझिए, अपना कोटा पूरा करेगा कि नहीं करेगा? अपना कोटा पूरा करेगा। तो अब देखिएगा, वर्षा ऋतु में रुक रुक कर वर्षा का होना मानसून विच्छेद यानी गैप ऑफ मानसून कहा जाता। वर्षा ऋतु में रुक रुक कर वर्षा का होना मानसून विच्छेद यानी गैप ऑफ मानसून कहा जाता। क्या कहा जाता? गैप ऑफ यानी कभी वर्षा हुआ, फिर रुका, फिर वर्षा हुआ, फिर रुका, फिर वर्षा हुआ। ऐसा होता है ना जी? ऐसा होता है। तो ये जो रुक रुक कर वर्षा होता है, इसी को तो मानसून विच्छेद हिंदी में और अंग्रेजी में गैप ऑफ मानसून। गैप ऑफ, बात समझ में आया? हाँ, तो ये सब पूछा जाता है। मानसून का आगमन क्या कहलाता है? मानसून प्रस्फोट। मानसून का वापस लौटना क्या कहलाता है? मानसून निवर्तन। रुक रुक कर वर्षा का होना क्या कहलाता है? मानसून विच्छेद। गैप ऑफ। तो कुछ बात समझ में आया? यहां तक अब पहले चीजों को लिखेंगे। लिखिए तो यहां तक पहले। लिखिएगा, भारत में सामान्यतया चार प्रकार के मौसम होते हैं। भारत में सामान्यतया 4 प्रकार के मौसम होते हैं। भारत में सामान्यतया 4 प्रकार के मौसम होते हैं। भारत में सामान्यतया 4 प्रकार के मौसम होते हैं। अब लिख लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। 1 नंबर में वर्षा ऋतु, 1 नंबर में वर्षा ऋतु,
15 जून से 15 सितंबर। 1 नंबर में वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर। देखिए इसको कैसे रखा है, हमारे बैठने के लिए रखा है। एक नंबर में वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर। 15 जून से 15 सितंबर। 2 नंबर में शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर। 2 नंबर में शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर। 3 नंबर में शीत ऋतु 16 दिसंबर से 15 मार्च। 16 दिसंबर से 15 मार्च। 4 नंबर में ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून। 4 नंबर में ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून। चलिए नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा। भारत में भारत में भारत में भारत में मुख्यतया भारत में मुख्यतया दो प्रकार भारत में मुख्यतया दो प्रकार के मानसूनी पवन होते हैं। भारत में मुख्यतया 2 प्रकार के मानसूनी पवन होते हैं। भारत में मुख्यतया 2 प्रकार के मानसूनी पवन होते हैं। 1 नंबर में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। 1 नंबर में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। 2 नंबर में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। 2 नंबर में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। 2 नंबर में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। अब 1 नंबर में हेडिंग मारिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन डैश देकर डैश देकर डैश देकर इस मानसूनी पवन की उत्पत्ति 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 उत्पत्ति भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से इस मानसूनी पवन की उत्पत्ति भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से हिंद महासागर से होती है। हिंद महासागर से होती है। इसलिए 1 मिनट, हिंद महासागर से होती है, इसलिए इस मानसूनी पवन में इसलिए इस मानसूनी पवन में नमी की मात्रा होती है। इसलिए इस मानसूनी पवन में नमी की मात्रा होती है। नमी की मात्रा होती है जिस कारण इस मानसूनी पवन से 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 लगभग जिस कारण इस मानसूनी पवन से लगभग पूरे भारतवर्ष लगभग पूरे भारतवर्ष में वर्षा होती है।
लगभग पूरे भारतवर्ष में वर्षा होती है। इस मानसूनी पवन की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में होती है। इस मानसूनी पवन की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में होती है। इस मानसूनी पवन की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में होती है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इस मानसूनी पवन का दिशा, इस मानसूनी पवन का दिशा, इस मानसूनी पवन का दिशा, दिशा, इस मानसूनी पवन का दिशा दक्षिण पश्चिम से, इस मानसूनी पवन का दिशा दक्षिण पश्चिम से इस मानसूनी पवन का दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर होता है। यह मानसूनी पवन सबसे पहले केरल के तट पर टकराती है। यह मानसूनी पवन सबसे पहले केरल के तट पर टकराती है। केरल के तट पर टकराती है तथा मूसलाधार बारिश करवाती है। यह मानसूनी पवन सबसे पहले केरल के तट पर टकराती है, केरल के तट पर टकराती है तथा मूसलाधार बारिश करवाती है, तथा मूसलाधार बारिश करवाती है, तथा मूसलाधार बारिश करवाती है। फुल स्टॉप। नीचे से नोट देकर के दो पॉइंट लिखना है, नोट देकर के 2 पॉइंट। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा भारत में सबसे ज्यादा वर्षा, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। फुल स्टॉप। दूसरा नंबर में हिमालय पर्वत भारत के लिए, हिमालय पर्वत भारत के लिए, हिमालय पर्वत भारत के लिए, हिमालय पर्वत भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है। हिमालय पर्वत भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है। हिमालय पर्वत भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है। अब आगे 2 नंबर में हेडिंग मारिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन 2 नंबर में हेडिंग मारिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। फुल स्टॉप। इसे कई अन्य नाम, इसे कई अन्य नाम, इसे कई अन्य नाम जैसे
लौटता हुआ मानसून, इसे कई अन्य नाम जैसे लौटता हुआ मानसून, इसे कई अन्य नाम जैसे लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून या शरदकालीन मानसून भी कहा जाता है, या शरदकालीन मानसून भी कहा जाता है, या शरदकालीन मानसूनी पवन भी कहा जाता है, या शरदकालीन मानसूनी पवन भी कहा जाता है, शरदकालीन मानसूनी पवन भी कहा जाता है, शरदकालीन मानसूनी पवन भी कहा जाता है, शरदकालीन मानसूनी पवन भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। इसकी उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति भारत के इसकी उत्पत्ति भारत के इसकी उत्पत्ति भारत के इसकी उत्पत्ति भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से, 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 भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से, इसकी उत्पत्ति भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से हिमालयी क्षेत्र से होती है, 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 जिस कारण जिस कारण जिस कारण इस मानसूनी पवन जिस कारण इस मानसूनी पवन में वर्षा जिस कारण इस मानसूनी पवन में वर्षा जिस कारण इस मानसूनी पवन में नमी जिस कारण इस मानसूनी पवन में नमी जिस कारण इस मानसूनी पवन में नमी न के बराबर होती है, नमी न के बराबर होती है, यही कारण है कि नमी न के बराबर होती है, यही कारण है कि इस मानसूनी पवन से वर्षा नहीं होती है, यही कारण है कि इस मानसूनी पवन से वर्षा नहीं होती है, यही कारण है कि इस मानसूनी पवन से वर्षा नहीं होती है, यही कारण है कि इस मानसूनी पवन से वर्षा नहीं होती है, इस मानसूनी पवन से वर्षा नहीं होती है, इस मानसूनी पवन से वर्षा नहीं होती है, इस मानसूनी पवन से वर्षा नहीं होती है। फुल स्टॉप। नहीं होती है, नहीं होती है। इस मानसूनी पवन की दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। इस मानसूनी पवन की दिशा इस मानसूनी पवन की दिशा इस मानसूनी पवन की दिशा उत्तर पूरब से इस मानसूनी पवन की दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। फुल स्टॉप। इस मानसूनी पवन की कुछ शाखाएं, उसी में कंटिन्यू, इस मानसूनी पवन की कुछ शाखाएं 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 बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है।
इस मानसूनी पवन की कुछ शाखाएं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इस मानसूनी पवन की कुछ शाखाएं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तथा नमी प्राप्त करती है नमी प्राप्त करती है और फिर तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है फुल स्टॉप। चलिए अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से। मानसून प्रस्फोट, अंग्रेजी में मानसून ब्रस्ट। मानसून ब्रस्ट डैश देकर हेडिंग मारिए, मानसून प्रस्फोट, अंग्रेजी में मानसून ब्रस्ट, डैश देकर मानसून का आगमन होना मानसून ब्रस्ट कहलाता है। 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 मानसून विच्छेद, गैप ऑफ मानसून। गैप ऑफ मानसून, 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 गैप ऑफ मानसून डैश देकर मानसून काल में रुक रुक कर वर्षा का होना। देखिए किताबी भाषा में जाइएगा नहीं समझ पाइएगा, ये आराम से समझ गए हैं ना। हाँ, किताबी भाषा में जाइएगा तो क्या क्या लिखा होगा आपको समझ में नहीं आएगा, बस समझना है, ठीक है। हाँ अब कहिएगा किताबी भाषा में लिखा दे, नहीं ना, चीजों को समझने से रखिए, ठीक है। मानसून काल में रुक रुक कर वर्षा का होना, रुक रुक कर वर्षा का होना मानसून विच्छेद कहलाता है। मानसून विच्छेद कहलाता है। मानसून निवर्तन, मानसून निवर्तन, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून डैश देकर, डैश देकर मानसून का वापस लौटना, मानसून का वापस लौटना, मानसून का वापस लौटना मानसून निवर्तन कहलाता है। 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 फुल स्टॉप। लिखे, लिख लिए? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत है तो पूछ लीजिए अभी, फिर आगे बढ़ेंगे। आए ठीक है सब? चलिए
अब देखिएगा कि देखिए, वर्षा तो वर्षा ऋतु में होता है, लेकिन ठंड के मौसम में बारिश होते हुए आपने देखा है? निश्चित तौर पर देखे होंगे। ठंड के मौसम में बारिश होता है, तो आपको जो है शीत ऋतु में भारत में बारिश होता है भारत में बारिश शीत ऋतु में। अब देखिएगा यहां पर आप, और हम क्या चाहेंगे जानते हैं? भारत का मानचित्र लेकर देखिए, इस बात को तो आप समझ गए हैं ना जी। भारत का एगो ब्लैंक मानचित्र ले लीजिएगा, और दीदी जी लोग बतिया लीजिए, बतियाइए आराम से, मुंह तो हम तोड़ देंगे, ठीक है? आप ही वो बोल रहे हैं जो बतिया रहे थे उधर, ठीक है? उधर वो मास्क वाली के बगल में, उधर वो छोटकी वो लड़की बतिया रही थी। आपको क्या लगता है? अरे मास्टर हैं जी, मास्टर, समझे? भगवान 5 गो आंख दिया है, नजर के सामने 2 गो है, 3 गो और है, भले इधर रहेंगे देख लेते हैं उधरो, समझे? तो ये लोग को लगता है मास्टर इधर मुड़ा, हम बात कर लेते हैं, क्या है जी? है मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। ये चाहेंगे, हम क्या चाहेंगे? किसी के पास ब्लैंक मानचित्र है? दीजिए, जिसके पास है दीजिए, हमको दीजिए। हाँ देखिए, पकड़िए, पेन दीजिए, तो 2 कलर का पेन दीजिए, एगो रेड दीजिए ना, हाँ, एगो ब्लैक दीजिए, ब्लैक। हाँ पकड़िए, रुकिए हम दिखाते हैं। ये भारत का ब्लैंक मानचित्र है ना हीरो साहब, ब्लैंक मानचित्र है ना। और देखिए, जितना भी मैपिंग करने के लिए देते हैं, उसको क्या करना है जानते हैं? एक जगह नत्थी करके रखना है, नहीं तो ऐसे फट फूट जाएगा, या फिर कॉपी में चिपका देना। कॉपी में चिपकाते हैं आप लोग, कॉपी में चिपकाइए, फायदा होगा। रिवीजन के टाइम में सब चीज जो है फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसे ब्लैंक मानचित्र लेना है, 2 पेन लेना है, 2 अलग अलग कलर का, ठीक है? हम यहां पे कर देते हैं। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, ठीक है? फिर इधर उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। हल्ला मत कीजिए। ठीक है? और यहां पर ऊपर में लिख देना है डायरेक्शन, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है? यहां पे लिख देना है रेड कलर, रेड से हम लिखे हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, पवन की दिशा डैश देकर यहां पर लिख देना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। और फिर ब्लैक में लिखना है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। देखिए हम बना दिए हैं, पेन लीजिए जिसका है, देखिए बनाए हैं। देखिए ऑनलाइन वाले लोग, देखिए ऑनलाइन वाले लोग, देखिए ऐसे बनाए हुए हैं। ऐसे करके आपको बना लेना, ऑनलाइन वाले को दिखा रहे हैं, ठीक है? अरे आप लोग के महाराज यहां पर तो सामने में बना हुआ है, ये क्या है? यही चीज तो बनाए हैं,
ठीक है, ए देखिए जी, देखिए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है जी, है ऐसे ही बना लीजिएगा। बात समझ में आया? आए, बात समझ में आया? जिनको फोटो खींचना है खींच लीजिए, खींच लिए। अरे यही चीज है महाराज, किसका है? ऐसे करके बना लीजिएगा जिसका भी है, ठीक है। अब आइए, अब सुनिए भाई जी लोग, तो इसको मैपिंग कर लीजिएगा ना, पक्का घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे सुनिएगा, और यहां के ठीक बात कर लीजिएगा, घर पे जाइएगा मैपिंग कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ने बोले पैरों पकड़ लेंगे हम आपका, कर लीजिएगा ना। चलिए अब आइएगा आगे समझिएगा। वर्षा ऋतु मुख्य तौर पर 15 जून से 15 सितंबर, लेकिन जो है वर्षा शीत ऋतु में भी होता है। शीत ऋतु कौन ऋतु में? है एगो मानचित्र लगाते हैं, एक तो ये कहां से डल मानचित्र सब ले आया है, समझे सबको क्या बताएं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। दो गो मानचित्र लगे ले रहता, थोड़े मिटाना पड़ता है, सब बेवकूफ है, समझे। गौनू झा, ये सब गौनू झा। एक बार जाएगा देखेगा बकरी जो है लिंग बच्चा दिया है कि सॉरी बकरी मेल बच्चा दिया है कि फीमेल, एक बार देखेगा रंग कैसन है। समझिए, अब समझिए, हल्ला नहीं। शीत ऋतु में भारत के 2 क्षेत्र में वर्षा होता है, और शीत ऋतु में जो भारत के 2 क्षेत्र में वर्षा होता है, एक है तमिलनाडु, एक है तमिलनाडु, और एक है भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग, ये वाला इलाका। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में और तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के तट पर वर्षा होता है। और देखिए जो तमिलनाडु के तट पर वर्षा होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून, हां या ना, इसकी उत्पत्ति होती है शरद ऋतु में। कौन ऋतु में? शरद ऋतु। अब एक बात बताइए, उत्पत्ति हुआ और तुरंत तमिलनाडु पहुंच जाएगा जी, तुरंत पहुंचेगा। तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन के तमिलनाडु पहुंचते पहुंचते ठंडा का मौसम आ जाता है, शीत ऋतु आ जाता है। और शीत ऋतु में वर्षा जो है तमिलनाडु के तट पर होता है, और शीत ऋतु में वर्षा तमिलनाडु के तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण ही होता। क्लियर? इसके बाद भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो शीत ऋतु में वर्षा होता है, यह वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन एक प्रकार का मानसूनी पवन है, उसी प्रकार से जो है जो पश्चिमी विक्षोभ है, यह भी एक प्रकार का मानसूनी पवन है, यह भी एक प्रकार का मानसूनी पवन है। और इसकी अगर आप बात करेंगे ना, तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है जानते हैं? देखिए यहां पर यूरोप महादेश है, ये यूरोप महादेश है, ये अफ्रीका महादेश है, ये एशिया महादेश है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया महादेश के बीच में यहां पर भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर एक जलीय भाग है, जलीय भाग है। भूमध्य सागर एक जलीय भाग है। इस भूमध्य सागर से ही, इस भूमध्य सागर से ही जो है पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। भूमध्य सागर से उत्पत्ति होने के बाद पश्चिमी विक्षोभ अपने उत्पत्ति से इस डायरेक्शन में बहती है, इस डायरेक्शन में बहती है। मतलब ये किधर आ रही है? पूरब की ओर। किधर आ रही है? किधर आ रही है? पूरब की ओर। तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति
भूमध्य सागर में होती है और यह अपने उत्पत्ति से पूरब की ओर आती है। और जब यह अपने उत्पत्ति से पूरब की ओर आती है, जब यह अपने उत्पत्ति से पूरब की ओर आती है, तो आगे कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से भी यह नमी प्राप्त करती है। फिर आगे काला सागर, काला सागर से भी यह नमी प्राप्त करती है। और फिर आगे बहते हुए जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी तट, भारत के उत्तरी पश्चिमी तट, भारत के उत्तरी पश्चिमी तट पर टकराती है और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा कराती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी तट पर शीत ऋतु में वर्षा कराती है। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो शीत ऋतु में वर्षा के लिए जिम्मेदार है वह है आपको पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य, जो चलती है अपने उत्पत्ति से पूरब की। इसको नमी प्राप्त होती है कैस्पियन सागर और काला सागर, कैस्पियन सागर और ठंड के मौसम में यानी शीत ऋतु में जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में हिमपात होता है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में हिमपात होता है, मतलब वर्षा जो होता है हिम के रूप में होता है, यानी बर्फ के तौर पर, यानी जैसे वर्षा होता है तो पानी न टपकता है हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में शीत ऋतु में जो वर्षा होता है इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण वह जो है आपको बर्फ के रूप में वर्षा होता है, बर्फबारी होती है। नहीं सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है बर्फबारी हो रही है ठंडा के मौसम में, तो जम्मू कश्मीर में जो ठंडा के मौसम में बर्फबारी होता है उसका कारण यही होता है पश्चिमी। फिर आप सुनेंगे दिल्ली में वर्षा हो रहा है, राजस्थान में वर्षा हो रहा है, तो ये जो वर्षा होता है शीत ऋतु में इन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होता है। और एक बात बताइए, जो दिसंबर जनवरी का काल होता है इस समय खेत में कौन फसल लगा रहता है? गेहूं। क्या लगा रहता है? क्या लगा रहता है? और गेहूं रबी फसल है। आगे कृषि नामक चैप्टर बताएंगे तो वहां पर रबी और खरीफ फसल के विषय में बताएंगे। तो गेहूं एक प्रकार का रबी फसल है। कैसा फसल है? गेहूं कैसा फसल है? और गेहूं में पानी पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। 2 पटवन जरूरी होता है, समझिए गेहूं के लिए 2 पटवन जरूरी होता है, कम से कम 2 पटवन, कम से कम एक तो जरूरी है ये है, लेकिन एक में काम नहीं चलता है, 2 पटवन जरूरी होता है गेहूं में। तो अगर मान लिया जाए, और देखिए भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पंजाब है, हां या ना? पंजाब है, तो उस समय पंजाब के क्षेत्र में गेहूं का फसल लगा होता है, और पंजाब में अगर बारिश हो गया तो वह गेहूं के लिए लाभदायक हो जाता है, अर्थात रबी फसल के लिए क्या हो जाता है? लाभदायक। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में होने वाला वर्षा है वह किस फसल के लिए लाभदायक है? रबी या खरीफ? रबी। कौन फसल के लिए? कौन फसल के लिए? इतना बात समझ में आया? लिखिए, लिखिएगा। लिखिएगा, शीत ऋतु में शीत ऋतु में शीत ऋतु में भारत के शीत ऋतु में भारत के शीत ऋतु में भारत के 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है। 1 नंबर में तमिलनाडु, डैश देकर, तमिलनाडु के तट पर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटते हुए मानसूनी पवन के कारण होता है। तमिलनाडु के तट पर वर्षा शीत ऋतु में, 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 तमिलनाडु के तट पर वर्षा शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटते हुए मानसूनी पवन के कारण होता है।
उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटते हुए मानसूनी पवन के कारण होता है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटते हुए मानसूनी पवन के कारण होता है। 2 नंबर में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, भूमध्य सागर से होती है, भूमध्य सागर से होती है। फुल स्टॉप। यह पूरब की ओर बहती हुई, यह पूरब की ओर बहती हुई यह पूरब की ओर बहती हुई कैस्पियन सागर और काला सागर से नमी प्राप्त करती है। यह पूरब की ओर बहती हुई कैस्पियन सागर और काला सागर से नमी प्राप्त करती है। यह पूरब की ओर बहती हुई कैस्पियन सागर और काला सागर से नमी प्राप्त करती है। यह पूरब की ओर बहती हुई कैस्पियन सागर और काला सागर से नमी प्राप्त करती है। कैस्पियन सागर और काला सागर से नमी प्राप्त करती है। इसी के कारण शीत ऋतु में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में हिमपात होता है। इसी के कारण शीत ऋतु में जम्मू कश्मीर में हिमपात होता है। और जानते हैं यही पश्चिमी विक्षोभ में जब नमी काफी अधिक होता है तो यह पश्चिमी विक्षोभ जो है आगे उत्तर प्रदेश बिहार में भी वर्षा करा देती है। और जब वर्षा हो जाता है ठंडा के मौसम में तो ठंड बढ़ जाता है ना। कभी कभी आप देखते होंगे बिहारों में वर्षा हो जाता है जनवरी सब में, तो उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है, समझ गए। और फिर जो है आपको क्या होता है, ठंड बढ़ जाता है, समझ गए। तो ये चीज है। इतना बात समझ में आया? याद करेंगे? हाँ, याद करेंगे। चलिए आइए भारत में क्या गो मौसम हो? कौन कौन? वर्षा कब से कब? शरद ऋतु, शीत ऋतु। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मंथ? दक्षिणी पश्चिमी आए दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मानसूनी? दक्षिणी पश्चिमी। अच्छा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन को ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन कह सकते हैं? हाँ या ना? अच्छा, इसकी
उत्पत्ति कहां से होती? हिंद महा, यह किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़? दक्षिण पश्चिम से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर। अच्छा, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कौन राज्य में, कौन राज्य में? भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कौन राज्य? केरल राज्य में। आए केरल राज्य में ना। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा, भारत में जलवायु विभाजक के तौर पर काम कौन करता? कौन? हिमालय। भारत में जलवायु विभाजक के तौर पर काम कौन करता है? हिमालय पर्वत। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा, जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन है उसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं? शरदकालीन मानसून। हाय, तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन को शरदकालीन मानसून या लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अच्छा, उसकी उत्पत्ति हिमालयी क्षेत्र से होती है, उसमें नमी होता है, उससे वर्षा होता है, थोड़ा बहुत ना होता है। अच्छा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटते हुए मानसूनी पवन से वर्षा कहां होती? तमिलनाडु के, तमिलनाडु के। और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की शाखा कहां से नमी प्राप्त करके तमिलनाडु में वर्षा कराती है? बंगाल की, बंगाल की। अच्छा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर? उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इतना बात समझ में आया? चलिए, इसके बाद आगे, मानसून का आगमन होना क्या कहला? मानसून का आगमन रुक रुक कर वर्षा का आए, मानसून का वापस लौटना, मानसून का वापस लौटना, मानसून, मानसून। अच्छा, एक बात बताइएगा, शीत ऋतु में भारत के कितने क्षेत्रों में वर्षा? एगो, दूसरा भारत के उत्तरी पश्चिमी, एगो तमिलनाडु और दूसरा भारत का उत्तरी पश्चिमी। तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा किस मानसून के कारण? तमिलनाडु के तट पर वर्षा शीत ऋतु में किस मानसून? उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी, पश्चिमी। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है? कहां से? भूमध्य। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है? और यह किधर बहती है? किधर बहती है? कैस्पियन सागर, काला सागर से नमी प्राप्त करती है। जम्मू कश्मीर में ठंडा ऋतु में हिमपात किस कारण होता है? पश्चिमी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और पश्चिमी विक्षोभ से जो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होता है, यह कौन फसल के लिए लाभदायक? रबी फसल। कौन फसल के लिए? ये बात लिखे हैं? नहीं लिखे हैं तो लिखिए, लिखिएगा एक पॉइंट और। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाला बारिश, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाला बारिश पश्चिमी विक्षोभ से होने वाला बारिश पश्चिमी विक्षोभ से होने वाला बारिश रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाला बारिश रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। चलिए, होमवर्क भी कुछ दिए थे, दीजिए तो किताब, दीजिए किताब। क्या दिए थे? पेज नंबर 100। लोकसभा में स्थानों का आवंटन। अब सुनने में आ रहा है लोकसभा राज्यसभा में सीट बढ़ रहा है, सीट बढ़ रहा है, समझे? लोकसभा में अंदाज 800 हो रहा है, 800 के आसपास। हाँ 800, लोकसभा में 800 के आसपास सीट हो रहा है। और 8 पर 2 गो 0, 800, ठीक है 800। बिहार में लोकसभा सीट 40 से बढ़कर 61 हो जाएगा, 61, ठीक है। खैर लोकसभा का सीट सब काहे बढ़ा रहा है? और नया संसद भवन बन रहा है ना। ओ अच्छा,
चलिए, याद किए थे? नहीं भी याद किए थे, कोई बात नहीं, अब नया डाटा याद करना पड़ेगा। चलिए आगे सुनिए भाई जी लोग, आगे होमवर्क सुनिए। अगला होमवर्क है, सिर्फ एगो होमवर्क दे रहे हैं, पेज नंबर 114 पे आइए। सिर्फ एक होमवर्क है, होंठ पे होना चाहिए, 1 बाय 1 उठा के पूछेंगे। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपवन, 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपवन, 371 ए के तहत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपवन, 371 बी के तहत असम राज्य के संबंध में विशेष उपवन। सिर्फ इतना याद करके आइएगा। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत किस राज्य के लिए विशेष उपवन किए गए हैं या विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, याद कर लीजिएगा ना। मुश्किल से 8 गो 10 गो पॉइंट है, याद कर लीजिएगा ना। चलिए यही है होमवर्क, और कुछ नहीं है। और इसके बाद जो है घर पे आज जितना पढ़ाए हैं उतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। इस बुक से दिए हैं पेज नंबर 114, इस बुक से दिए हैं पेज नंबर 114। धन्यवाद सभी लोगों को।